Hello, bhai log. So, how's you all? I hope you all are very happy and good. Today, we are going to talk about educational schemes, right? What is educational schemes? मैं क्यों इस पे आज बात करने जा रहा हूँ? इसके पीछे एक लॉजिक है। क्या लॉजिक है? तो मैंने कई मेरे दोस्त जो थे वो कॉन्सेप्चुअल एग्जाम में इंटरव्यू देने गए थे केवीएस के, तो उनसे पूछ लिया गया कि बताइए ये बैक टू बेसिक क्या है, विद्या प्रवेश क्या है, फिर आपका सर्व शिक्षा अभियान क्या है, मिड डे मील क्या है। ऐसे ऐसे बहुत सारे जो एजुकेशन स्कीम्स जिसने जो भारत सरकार ने लॉन्च किए हैं स्पेशली एनईपी 2020 के बाद, वो आपसे पूछ लिया जा रहा है। तो यहाँ आपसे बहुत सारे एजुकेशनल स्कीम्स जो हैं पूछ लिए जाएंगे। इसलिए मैं आपके लिए एजुकेशनल स्कीम्स लाया हूँ जो कि केवीएस में आपसे पूछे जा सकते हैं। और मैं इसको एक पार्ट में नहीं करवाऊंगा, इसके मैं 2-3 वीडियो लाऊंगा। तीनों में आपको 5 से 10 मतलब एजुकेशनल स्कीम्स से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला जो टॉपिक है वो है मनोदर्पण। नाम बड़ा अच्छा लग रहा है ना, मनोदर्पण। दर्पण में क्या होता है? आईना, मिरर, यानी मन में झांक के देखने वाला कुछ, लाइक ऐसा। ये लोग नाम बड़ा अच्छा अच्छा रखते हैं, जो भी भारत सरकार में ये नाम रखता है बड़ा अच्छा लगता है। इसको लॉन्च किसने किया था? इसको लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। ठीक है, आप इसको देखते जाओ, या जब मैं पूरा लिख लूँ तो स्क्रीनशॉट ले लेना, या मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भी इसको प्रोवाइड कर दूंगा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कब इसको लॉन्च किया गया था? इसको एक्चुअली लॉन्च किया गया था कोरोना के टाइम पे। कब? कोरोना, जो कि आपका 2019-20 में आया था। तो याद है कि जब कोरोना आया था तो लॉकडाउन लग गया था। लॉकडाउन लग गया था तो हुआ क्या था कि सारे बच्चे बेचारे न वो स्कूल जा पाते थे अपने दोस्तों से मिलने, न वो ग्राउंड पे शाम में खेलने जा सकते थे। वो कोई एक्टिविटी कर ही नहीं पा रहे थे। वो घर में बैठे रहते थे, पड़े रहते थे, और कुछ भागने की कोशिश भी करते थे तो मम्मी उनको चार चमट मार के घर में ला के बैठा देती थी। कुछ ऐसा ही चल रहा था। ये आपके घर में भी होगा, मेरे घर में भी होगा। तो इस कोरोना के टाइम में तो इसके लिए सरकार ने एक चीज सोचा। सरकार ने क्या सोचा? उन्होंने सोचा कि एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे हम बच्चों को, जिसके वो बच्चे स्ट्रेस फील ना करें, उनके दिमाग पे प्रेशर ना पड़े, टेंशन ना पड़े। तो ये जो मनोदर्पण लाया गया उसी के लिए लाया गया। मैं लिख दे रहा हूँ कि क्या किस ऑब्जेक्टिव क्या था उसका। ऑब्जेक्टिव उसका ये था कि साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिकल ठीक है, सपोर्ट फॉर मेंटल हेल्थ एंड well-being of students, राइट। मीन्स बच्चों का जो है मेंटल हेल्थ पे कोई प्रेशर ना पड़े, कोई उनको मेंटली डिस्टर्बेंस ना हो। क्योंकि एक लॉकडाउन का पीरियड बहुत बोरियत वाला पीरियड था कि जहाँ आपको दिन भर घर में ही बैठे रहना है, आप बाहर जाकर अपने दोस्तों से नहीं मिल सकते हो। खास करके बच्चे हैं तो उनको खेलने का बहुत मन करता है। उनका बहुत मन करता है कि अपने दोस्तों के साथ खाए पिए घूमे फिरे खेले कूदे, उनका बहुत ही सब मन करता है। वो बेसिक है, हर बच्चे में होता है। पर कोरोना का टाइम ऐसा था कि वो सब कहीं नहीं पा रहे थे, अवेल हो ही नहीं पा रहा था। तो कहीं न कहीं उनका पैसे कहाँ पड़ रहा था? उनका पैसे यहाँ पे पड़ रहा था। तो उस पैसे से बचने के लिए एक मनोदर्पण नाम का एक प्रोग्राम चलाया गया भारत सरकार द्वारा। ठीक है? जहाँ पे आपको साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिया जा रहा था। ये तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव हो गया। इसके अलावा एक ऑब्जेक्टिव इनका और था कि उनको जो है लाइफ स्किल प्रोवाइड करना था। ठीक है? क्या था? लाइफ स्किल। बच्चों में लाइफ स्किल डेवलप करना था। ठीक है? किस तरीके का लाइफ स्किल? एक्चुअली उस समय जो थे बच्चे स्कूल तो जा नहीं पा रहे थे कि वो किसी से सीखेंगे, या सोसाइटी में भी नहीं कर पाते थे कि वो सोसाइटी या आसपास के एनवायरनमेंट से सीख पाए। उनको एक बंद कमरे में रहना पड़ता था, या कोई पीयर ग्रुप था कि वो पीयर ग्रुप से सीखे। तो ऐसा कुछ था नहीं। तो बच्चे सीखेंगे कैसे? मान लीजिए आप बच्चों को कोरोना के टाइम पे ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे थे। ठीक है, तो वो तो आप वो सीख जा रहे थे कि जो आपके बुक्स में था, वो बुकिश लैंग्वेज सीख रहे थे, पर वो अपने आसपास के इन्वायरमेंट से उसको रिलेट ही नहीं कर पा रहे थे। कैसे करेंगे? क्योंकि रहना तो उनको एक रूम में था। एक रूम में रह के वो बुकिश लैंग्वेज तो सीख सकते हैं, पर वो नहीं सीख सकते हैं ना, जो कि वो रियल लाइफ में वो देख देख के सीखते हैं। एक जो रियल लाइफ का एक्सपीरियंस होता है वो नहीं सीख पा रहे थे। तो उनमें था कि उनको एक इंडिपेंडेंट लर्नर बनाना था। कैसा बनाना था? बिकम एन इंडिपेंडेंट लर्नर।
ठीक है। दूसरा था कि उस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कुछ, तो ज़रूरी था कि नेसेसिटी था किसी चीज़ का, तो सबसे ज़्यादा नेसेसिटी था कि बच्चे उस समय पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव माइंड ऑफ फ्रेम में रहे। ऐसा ना हो कि वो इस लॉकडाउन में घर में बंधे रहने के चक्कर में वो डिप्रेशन में घुस जाए। तो उनके लिए दूसरा मेन पॉइंट था कि बी पॉजिटिव। ठीक है। अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, नहीं तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप का अपना लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। अगर आपको इतना समझ में आ गया हो तो मैं बोर्ड को रफ करने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं इसका अगला पॉइंट आपको बताता हूँ। शिट। मनु तर्पण। ठीक है। मैं इसके अगले पॉइंट पे आता हूँ। इसका अगला पॉइंट क्या था कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट सरकार द्वारा कैसे सपोर्ट किया जा रहा था। आखिर क्या एक्टिविटी करवाया जा रहा था सरकार द्वारा, या क्या प्रावधान बनाए गए थे कि ऐसा साइकोलॉजिकल सपोर्ट देने के लिए जिससे बच्चों की हेल्प हो पाए। तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट में क्या क्या आएगा आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि क्या क्या साइकोलॉजिकल सपोर्ट था मनोदर्पण में जिससे बच्चों को हेल्प किया जा रहा था। तो पहला कि उनको ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा था, ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा था। फिर दूसरा क्या था कि वो फ्री वेबिनार करवा रहे थे। ठीक है। वो फ्री वेबिनार करवा रहे थे आपसे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे, डिफरेंट अलग अलग टॉपिक पे वो आपके वेबिनार्स करवा रहे थे। हर अलग क्लास के अलग अलग टॉपिक हो सकते हैं, जैसे 9 के लिए कुछ और हो रहा हो, 10 के लिए कुछ और हो रहा हो, वो बच्चों से स्कूल एक्टिविटी से रिलेटेड या रियल लाइफ से रिलेटेड कुछ भी ऐसा जिससे बच्चे एक्टिव रहें, पॉजिटिव रहें, वैसा वेबिनार यहाँ करवाया जा रहा था। फिर आपका तीसरा था कि आपको वहाँ पे पीयर टू पीयर सपोर्ट भी मिलता था। इसके आप बच्चे जो है आपस में भी कम्युनिकेट करके वहाँ पे बात करने का एक फोरम दिया जा रहा था कि बच्चे आपस में ऑनलाइन बात कर सके और अपने माइंड को फेर सके। तो क्या था, पीयर टू पीयर सपोर्ट। आपके 3 पॉइंट ये हो गए, पीयर टू पीयर सपोर्ट था। फिर और एक ये भी था कि जैसे बच्चे जो हैं, आप देखो तो सबसे ज्यादा फिट कौन है, यंग एज, ओल्ड एज या बच्चे। तो सबसे ज्यादा फिट होते हैं आपके बच्चे। क्यों होते हैं, क्योंकि कुछ दिन भर खेलते रहते हैं, कूदते रहते हैं, वो कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहते हैं, जिसके चलते उनका फिटनेस मेंटेन रहता है। तो उनके लिए एक फिटनेस सेशन भी सरकार ने लॉन्च किया था। तो आपसे अगर इंटरव्यू में पूछेगा कि बताइए कि मनोदर्पण में, आप तो बता दें कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट बच्चों को देने के लिए ये किया गया था, उस साइकोलॉजिकल सपोर्ट में क्या क्या था। तो आप बताओगे सर ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा था, फ्री वेबिनार्स दिया जा रहा था, पीयर टू पीयर सपोर्ट किया जा रहा था और फिटनेस सेशन प्रोवाइड किया जा रहा था। तो आप ये 4 पॉइंट इंटरव्यूअर को बता सकते हो। और इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे मुझे अच्छा लगा, इसका जो सबसे अच्छा पॉइंट था, अनलॉक फैमिली टुगेदर नेस। ओके। आप देखोगे कि आप आज के लाइफ में देखोगे, आज से 5 साल पहले देखते या अभी देखोगे कि पापा जो है सुबह में चले जाते हैं। ठीक है। वो रात के 8 या 9 बजे आते हैं ऑफिस के कारण। मम्मी दिन भर घर के कामों में बिजी रहती हैं। बट मतलब कोई आपस में टाइम बिता ही नहीं पा रहा था। बच्चों को वो टाइम मिल ही नहीं पाता अपने माँ बाप का या अपने घर का कि उनके साथ बिता सके। जब पापा ऑफिस से आते हैं तब तक बच्चे सो गए होते हैं। फिर जब बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं उस समय पापा सोए हुए मिलते हैं। तो बहुत सारी फैमिली में ऐसा होता है। तो फैमिली को कंबाइन कैसे रखें, साथ कैसे रखें, तो उसके लिए ये प्रोग्राम उसमें भी हेल्प करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पेरेंट्स को भी अवेयर किया जा रहा था कि बच्चों को कैसे साथ साथ उनको रखा जाए, उनसे बात किया जाए, उनको अपना प्यार जो भी है वो दिया जाए। ठीक है। तो ये था आपका मनोदर्पण। मनोदर्पण आपका यहीं पे खत्म होता है। अब हम आते हैं अपने अगला टॉपिक जिससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वो क्वेश्चन क्या था, वो था बैक टू बेसिक। ओके। और कहीं ना कहीं ये केंद्रीय विद्यालय में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बैक टू बेसिक। इसको इसलिए उसको तो बहुत अच्छे से आप सुनना। आपको रफ कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना ले लो। ये तो मैंने पहले ही बोल रखा है कि आपको पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा।
जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, और लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मैं आपको यहाँ बता भी दूंगा कि उसका यूजर नेम क्या है टेलीग्राम ग्रुप का। तो आते हैं अपने पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट पॉइंट नंबर 2 जो आपका है वो है बैक टू बेसिक। ठीक है, ये बैक टू बेसिक क्या है? ये एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया था इसको भी। ठीक है, मैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को शॉर्ट में लिखूंगा MOE करके, आप उससे समझ जाना मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है ये। लॉन्च्ड बाय MOE। आखिर क्यों किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा इसको लॉन्च? कोई लॉजिक है इस बात का कि ये क्या है, क्यों लॉन्च किया जा रहा है? तो मैं बताता हूँ इसके पीछे का लॉजिक। एक्चुअली होता क्या है कि हमारे क्लास में बच्चे प्रमोट तो कर दिए जाते हैं। कोई बच्चा अगर कम मार्क्स लाता है या फेल भी करता है तो उसको ग्रेड देके पास कर दिया जाता है। पर क्या वो सच में कैपेबल होता है कि वो अगले क्लास में प्रमोट किया जाए, उस अगले क्लास के सिलेबस को पढ़ सके? तो नहीं होता है। एक सर्वे करवाया गया था 2010-11 में, तो उसमें देखा गया कि जो क्लास 3 के बच्चे हैं ना, वो क्लास 1 के सिलेबस को भी अच्छे से नहीं, क्लास 1 के सिलेबस को भी अच्छे से नहीं जानते हैं। जो 7-8 में पहुंच गए हैं, अगर उनसे क्लास 3-4 का प्रॉब्लम सॉल्व करवाया जाता है तो वो भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय था। खैर, 2016-17 तक आते आते इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ। जो बच्चे पहले 14% के आसपास नहीं कर पा रहे थे, वो 16-17% करने लग गए। और हाँ, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ, बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। और जो स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं, जैसे यूपी बोर्ड हुए या बिहार बोर्ड हुए या कोई भी स्टेट बोर्ड, उनमें वो प्रोफिशिएंसी और भी कम था। मीन्स कि वो 5 क्लास के बच्चे जो है 2-3 के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, सिलेबस को पढ़ नहीं पा रहे थे। तो ये बहुत चिंता का विषय था। तो इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक एक लॉन्च किया, एक आपका क्या कह सकते हो इसको, एक स्कीम कह सकते हो, बैक टू बेसिक को एक स्कीम लॉन्च किया। इस स्कीम के तहत उन्होंने बताया कि बच्चे को प्रोफिशिएंट होना पड़ेगा, प्रोफिशिएंट करना पड़ेगा। तो प्रोफिशिएंट कैसे करेंगे? प्रोफिशिएंसी मतलब होता क्या है? प्रोफिशिएंसी मतलब होता है प्रवीणता, किसी चीज में स्किल्ड होना। ठीक है, तो क्लास 1 का बच्चा में प्रोफिशिएंसी क्यों नहीं आ पा रहा है कि वो UKG या LKG का चीज सीख पा रहा है? क्लास 5 के बच्चे में उतनी प्रोफिशिएंसी क्यों नहीं है कि वो क्लास 3 का प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा है? तो इसके लिए एक स्कीम लॉन्च किया गया, उसका नाम था बैक टू बेसिक। ओके, इसमें कहना क्या था कि लर्निंग enhancement to get best outcome in class 1 from class 1 to 8। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो बच्चों की लर्निंग है वो इस तरीके से करवाया जाए कि उनका जो बेस्ट आउटकम है। अगर किसी 5 के बच्चे को कहा जा रहा है कि सिंप्लीफिकेशन करो, तो वो आसानी से 3 का सिंप्लीफिकेशन कर दे। ये नहीं हो कि उससे एक सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रहा है, एक सेंटेंस नहीं पढ़ा जा रहा है। तो जो लर्निंग इन्हेंसमेंट है उसको बढ़ाने के लिए ये बैक टू बेसिक को लाया गया था। इसमें जो बच्चों को दिक्कत आ रही है उसको दूर किया जाएगा, जो टीचर्स उस तरीके से पढ़ा नहीं पा रहे हैं उनको उनको दूर किया जाएगा। उसके लिए ये बैक टू बेसिक लाया गया था। ठीक है, इस बैक टू बेसिक को आप अच्छे से देख के जाना, क्योंकि ये केंद्रीय विद्यालय के वेबसाइट पे भी आपको मिलेगा। अच्छा, ये जो ऑब्जेक्टिव है ये क्रिएट किसने किया था? इसको क्रिएट करने के लिए क्या CBSE ने किया था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने किया था, किस संस्था ने किया था? तो इसको जो बनाया था, इसको बनाया था NCERT ने। किसने बनाया था? NCERT ने इसको बनाया था। और ये लॉन्च कब हुआ था? ये जो लॉन्च हुआ था आपका, ये 2017-18 में इसका लॉन्च हुआ था। ये जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने किया था। ये मॉड्यूल किसने बनाया है? तो ये मॉड्यूल जो है आपका NCERT ने बनाया है। आखिर ये मॉड्यूल बनाया किस लिए था? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ये मॉड्यूल आपका बनाया गया था कि बच्चों का जो लर्निंग है उसको अच्छे से ऊपर किया जाए, इन्हांस किया जाए, ताकि जो बच्चे हैं अपना बेस्ट जो नॉलेज है वो गेन कर सके। ये नहीं हो कि क्लास 5 के बच्चे को एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं आता। ठीक है, ये था आपका बैक टू बेसिक। अगला हम लोग आते हैं अपने तीसरे टॉपिक पे।
तो इसको रफ करो, क्योंकि मैं अब इसको रफ कर रहा हूँ। आई होप कि आपकी परमिशन मिल गई। तीसरा जो है वो है हमारा समग्र शिक्षा। समग्र शिक्षा, आपको इससे समग्र शिक्षा से आपको क्या समझ में आता है? इसके हिंदी मीनिंग से समग्र में कंप्लीट शिक्षा में एजुकेशन, कंप्लीट एजुकेशन। तो समग्र शिक्षा जो है ना, सिर्फ ये एक स्कीम नहीं है, इसके तहत भी बहुत सारे स्कीम्स आते हैं, ठीक है। ये एक इंटीग्रेटेड एजुकेशन पॉलिसी है। मीन्स इस एजुकेशन पॉलिसी के अंडर बहुत सारे आ जाएंगे। जैसे आपका निपुण भारत आ जाएगा, निपुण भारत आ जाएगा, निष्ठा आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे आते हैं, ठीक है। तो अब इसके बारे में मैं बताता हूँ ये है क्या। ये एक इंटीग्रेटेड एजुकेशन पॉलिसी है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड एजुकेशन पॉलिसी है। इस इंटीग्रेटेड एजुकेशन पॉलिसी में क्या होता है? इंटीग्रेटेड एजुकेशन पॉलिसी में ये होता है कि ये अकेले इस स्कीम के अंदर भी बहुत सारे स्कीम है, इस बहुत सारे स्कीम्स को जोड़ के जब एक पॉलिसी बन रहा है, जिसको हम लोग कह दिए समग्र शिक्षा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि इसके अंदर निपुण भारत भी आ रहा है, इसके अंदर से आपका निष्ठा भी आ रहा है। निष्ठा क्या होता है मैंने आपको ई लर्निंग में बताया था, तो टीचर्स ट्रेनिंग को लेकर। तो ये आपका इंटीग्रेटेड एजुकेशन पॉलिसी है। और इसको बनाया क्यों गया था? इसको बनाया गया था कि बच्चों में क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए और एक इंक्लूसिव क्लासरूम उनको प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। मेनली इनका फोकस था कि क्वालिटी एजुकेशन विथ इंक्लूसिव इंक्लूसिव क्लासरूम, ओके। अब इंक्लूसिव क्लासरूम क्या है, इसमें बहुत तो दिक्कत हो सकता है। तो इंक्लूसिव क्लासरूम वो हुआ जहाँ मल्टी लैंग्वेज बच्चे या डिफरेंट कल्चर्स के बच्चे, अलग संस्कृति के बच्चे आके एक साथ, अलग मजहब के बच्चे, सब अलग अलग टाइप के डाइवर्स जो बच्चे हैं, वो आके एक ही जगह पर हैं और उनको एक अच्छा क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। तो मैं इसका मीनिंग यहाँ लिख दे रहा हूँ। इसमें ये फोकस क्या था कि मल्टी डाइवर्स कल्चर, ठीक है। फिर मल्टी लैंग्वेज टाइप के बच्चे जो हैं आपके आके यहाँ अच्छा शिक्षा प्राप्त कर सके, इसलिए इस सब समग्र शिक्षा को बनाया गया था कि उनका जो भी एकेडमिक नीड्स है, जितने भी इनके देखिए, अलग अलग कल्चर के जो बच्चे हैं उनका नीड्स भी अलग होगा। ऐसा नहीं है कि जो बिहार का बच्चा है वो तमिलनाडु के बच्चे से कंपेयर कर पाएगा, क्योंकि उनका एजुकेशन अलग है, वो किसी अलग इन्वायरमेंट से में रह के आ रहे हैं। वो उन्होंने अलग चीज देखा है, तो उनको आप बिहार के बच्चों को तमिलनाडु के तरीके से पढ़ाओगे तो वो अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। अगर तमिलनाडु वालों को बिहार के तरीके से पढ़ाओगे तो वो अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो वैसे अलग अलग कल्चर, अलग अलग डाइवर्स जहाँ के बच्चों को एक साथ पढ़ाना, ये बहुत अपने आप में मुश्किल चीज है। तो उसके लिए एक ऐसा एजुकेशन पॉलिसी लाया गया है कि सारे बच्चों को एक छत के नीचे ही क्वालिटी एजुकेशन दिया जाए। यही था हमारा समग्र शिक्षा, ठीक है। ये सिंपल था, इसमें कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा है नहीं। अब हम लोग आते हैं अपने तो हमारा हमारा जो टॉपिक है वो है निपुण भारत, ठीक है। निपुण भारत होता क्या है? निपुण मीन्स एक्चुअली होता है स्किल्ड। स्किल्ड मीन्स एक स्किल्ड इंडिया, राइट। इसका एक सिंपल सा मतलब ये समझो, निपुण भारत एक्चुअली इसका ना एक इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है, ठीक है। पर इसको हिंदी में इतना अच्छा वो नाम दे देते हैं ना, माइंड ब्लोइंग। अब उसका कुछ इसका कोई जवाब ही नहीं है। इसका बहुत सारा एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे भीम ऐप उन्होंने लॉन्च किया था। इसमें भीम का जो फुल फॉर्म है वो कुछ और है, उन्होंने इतना अच्छा नाम दे दिया कि कुछ कहने लायक नहीं। वैसे निपुण का भी एक जो है आपका फुल फॉर्म है, वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन होंगे। जैसे मेरे एक दोस्त है, वो केवीएस कॉन्टेक्चुअल इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया था उन्होंने। तो उनसे पूछा गया कि सीसी का फुल फॉर्म बताइए। तो उन्होंने बताया कंटिन्यूअस कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन।
तो फिर उनसे पूछ लिया गया कि अच्छा आपने एक वर्ड यूज किया कंप्रिहेंसिव, तो वो कंप्रिहेंसिव क्या है, उसका मतलब मुझे समझाइए। तो आप इसका फुल फॉर्म अच्छे से देखना, देख के जाना, और इसमें जो वर्ड्स जो है आप उसको भी अच्छे से देख के जाना। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। इन फॉर नेशनल इनिशिएटिव, ठीक है, फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी, ठीक है। तो ये आपका जो है इसका फुल फॉर्म है, इसको आप अच्छे से देख के जाओगे। इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि ये प्रोफिशिएंसी का मीनिंग क्या है। तो ये प्रोफिशिएंसी का मीनिंग ये होता है, प्रोफिशिएंसी को हम हिंदी में कहते हैं प्रवीणता। प्रवीणता मीन्स क्या, स्किल्ड, मीन्स कि बच्चा जो है जिसके लिए बनाया गया है वो उस चीज में स्किल्ड है या नहीं। ये जो आपका निपुण भारत है, ये आपका, मैंने आपको इससे पहले बताया था, समग्र शिक्षा, समग्र शिक्षा के अंडर ही ये निपुण भारत आता है। मैं लिख दे रहा हूँ, अंडर समग्र शिक्षा, समग्र शिक्षा, ठीक है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ये बनाया गया, राइट, फंडेड है। इसका एक ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव क्या है कि क्लास 3 तक के बच्चों को, क्लास 3 तक के बच्चों को एक आपने इंग्लिश में एक वर्ड सुना होगा, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। क्या कि क्लास 3 तक के बच्चों में FLN होना चाहिए, क्या होना चाहिए, FLN, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। मैं यहाँ इसका फुल फॉर्म लिख पाऊंगा, मेरे पास स्पेस नहीं है, तो आप इसको समझना, F फॉर फाउंडेशनल, L फॉर लिटरेसी, N फॉर न्यूमेरेसी, राइट। इसके लिए इन्होंने बनाया था, फंड नहीं है, FLN है, मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ, FLN, ठीक है। इसमें उनका मोटिव ये था कि क्लास 3 तक के जो बच्चे हैं उनको जो बेसिक नंबर का ज्ञान वो होना चाहिए, बेसिक वर्ड्स का ज्ञान होना चाहिए। जैसे क्लास 1 से 5 तक 1 का बच्चा है तो उसमें 4-5 वर्ड्स सेंटेंस बनाने के होना चाहिए। जैसे कोई क्लास 1 का बच्चा है, ठीक है, क्लास फर्स्ट क्लास का बच्चा है, उसको कम से कम 99 नंबर तक का एडिशन सब्ट्रैक्शन आता हो, 1 से लेकर 99 तक का। अगर कोई क्लास 2 का बच्चा है, ठीक है, तो उसको 999 तक का आता हो, ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन। अगर कोई क्लास 3 का बच्चा है तो उसको 999 तक का एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सिंप्लीफिकेशन ये आता हो। तो यही था आपका निपुण भारत, ठीक है। तो ये आपका निपुण भारत था, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो। अच्छा, ये लॉन्च कब हुआ था, इसका लॉन्चिंग डेट भी मैं आपको बता देता हूँ। ये हो सकता है कि आपसे पूछ ले, ये 5 जून था या जुलाई था, एक सेकंड में कंफर्म करूँ, लिख रखा था, हाँ 5 जुलाई 2021 को उसको लॉन्च किया गया था। याद रखा, 5 जुलाई 2021 को। एक्चुअली जो है मैं इसका नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो। और इसके बाद एक और टॉपिक बचा, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है तो मैं 5वां पे वो खत्म करूंगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही छोटा सा है, आपको 2 मिनट लगेगा बस, ओके। मैं इसको रफ करता हूँ। अगला जो आपका टॉपिक है वो है विद्या प्रवेश। ये विद्या प्रवेश है क्या, ये आपका NEP 2020 के अंडर ही इसको भी लाया गया है, ठीक है। NEP 2020 के अंदर इसको लाया गया है। इसे विद्या प्रवेश का मेन मोटिव क्या है, इसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसको बनाया किसने था, पहले मॉड्यूल इसका बनाया क्या किसने था, मॉड्यूल ये है, इसको बनाया था NCERT ने, ठीक है। और ये लाया क्यों गया, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी क्लास 1 के बच्चे होंगे, ठीक है, उनको जो है 3 महीने का प्ले बेस्ड मेथड से पढ़ाया जाएगा। डजंट मैटर कि वो पहले से प्ले स्कूल से आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं तब भी, नहीं आ रहे हैं तब भी, मीन्स इनको 3 मंथ कंपल्सरी प्ले बेस्ड मेथड से इनको दिया जाएगा, मेथड से इनको पढ़ाया जाएगा, ठीक है।
मेरे से जो पढ़ाया जाएगा बस आप इतना समझो। ऐसा क्यों? क्यों पढ़ाया जाएगा? क्योंकि एनसीईआरटी चाहता है या हमारा भारत सरकार ये चाहता है कि जो भी बच्चे क्लास वन में पढ़ रहे हैं वो पढ़ने के लिए कम से कम रेडी हो जाए, उनको एक माहौल मिल जाए, वो उस इन्वायरमेंट में ढल जाए अपने पीयर ग्रुप के साथ, अपने टीचर के साथ, ताकि वो रियल लाइफ एजुकेशन के लिए तैयार हो जाए। यही था आपका विद्या प्रवेश। ये कुछ खास है नहीं, आपसे ज़्यादा पूछेंगे नहीं। हाँ, अगर आप पीआरटी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको अच्छे से ध्यान में रखें, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है। क्योंकि क्लास वन के बच्चों को अब 3 मंथ प्ले बेस्ड मेथड से पढ़ाना ही होगा, चाहे वो पहले से प्ले स्कूल से आ रहा हो या नहीं आ रहा हो। कोई बच्चा अगर प्ले स्कूल से आ रहा है तो उनके लिए बहुत फायदेमंद है, जो नहीं आ रहे हैं उनके लिए भी वो 3 महीने आपको देना ही, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करके रखना। इसका जो आपका पूरा का पूरा पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, आप वहाँ से लिंक पे क्लिक करना और जाके देख लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। और इसका अगला पार्ट मैं कल लेके आऊंगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद।